This conference will now be recorded. ये हमारा जो क्वेश्चन है ये स्प्रिंग अटेम्प्ट का है। स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 8। स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 8 है और ये पेपर में 20 मार्क्स का आया हुआ है, जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लिया। इस क्वेश्चन में अच्छी बातें सिर्फ परसेंटेज वाले ही हैं, बाकी चीजें तो रूटीन की हैं। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि 60% चीजें आप कैश पे बेचते हो। रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट पर भी बेचते हैं और 2% डिस्काउंट पर भी बेचते हैं। यानी जो हम कैश सेल्स करते हैं वो 60% है हमारी टोटल, और जो कस्टमर्स को करते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स को, उनको हम बाकी 40% सेल्स करते हैं। लेकिन 40% भी हम किस पे करते हैं? 2% डिस्काउंट पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एक कहते हैं दे ओनली पे थ्रू चेक, मतलब जो कस्टमर हमारे हैं वो सिर्फ चेक के जरिए पैसे देते हैं, कैश नहीं देते। बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 80 रिकॉर्ड्स, अल्फा ट्रेडर के रिकॉर्ड्स हमें मिल गए। फिक्सचर एंड फिटिंग नेट बुक वैल्यू उसने ओपनिंग दे दी। इस साल की डेप्रिसिएशन लेकर माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग भी आ जाएगी। स्टॉक एंड ट्रेड ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया, ट्रेड डेटर्स ग्रॉस में बता दिए। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो ग्रॉस डेटर्स हैं, जब भी हम डेटर्स का लेजर बनाते हैं तो ग्रॉस डेटर्स आते हैं। जब भी हम डेटर्स का लेजर बनाए तो ग्रॉस डेटर्स ही आते हैं, बट जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तब नेट डेटर्स आते हैं। ठीक है, वो देखेंगे किस तरह से लिखने हैं। आगे चलते हैं। प्रीपेड रेंट उसने बता दिया, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, एक्रूड सैलरीज। पहली इंफॉर्मेशन, all furniture and fittings were purchased on 1st जुलाई 2015। बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन है ये। 1 जुलाई 2015 को हमने तमाम फर्नीचर खरीदे और आज डेट है, हम 2017 पे खड़े हैं। इसका मतलब है 2015 के 6 महीने, 2015 के 6 महीने और 2016 का पूरा साल एसेट इस्तेमाल होने के बाद ये उनकी बुक वैल्यू आ गई है। और डेप्रिसिएशन का मेथड 5% स्ट्रेट लाइन है। अगर ये डेप्रिसिएशन का मेथड WDV होता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन अब ये डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी पहले, फिर डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। वो हम कैसे करेंगे, वो कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। 100 भी लेट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला भी है। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड 4%, और ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस राइट ऑफ हुए हैं वो 2,60,000। जी, कोई बंदा बोलना चाह रहा था, पूछें सवाल। अच्छा, कोई नहीं पूछना चाह रहा था, शायद मुझे ही ऐसा लगा हो। बैंक स्टेटमेंट की समरी बता दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बैंक की इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट के थ्रू है या कैश बुक के थ्रू। ओपनिंग बैलेंस है और सारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स उसने बता दी हमें। ओपनिंग बैलेंसेस, कॉर्पोरेट कस्टमर, कैश, इंश्योरेंस क्लेम, रिटर्न आउटवर्ड, डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड, फिर यूटिलिटीज एक्सपेंस आ गए, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कैश, क्रेडिटर्स, डिलीवरी ट्रक, सेकंड हैंड, मिसलेनियस एक्सपेंस और क्लोजिंग बैलेंस। फिर वो कहता है कैश पेमेंट फॉर द ईयर, ये कैश के जरिए पेमेंट की, सैलरीज पे की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किए, और ड्राइंग्स का नहीं पता, लेकिन ड्राइंग्स हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ये एक अच्छी खबर हमें मिली। एडजस्टमेंट नंबर 7 के बारे में वो कहता है, ये भी अच्छी खबर है कि इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट, ये इंश्योरेंस क्लेम जो ऊपर है इसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है।
इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जो 5500 का इंश्योरेंस मिला है ना, ये एक्चुअल में हमारी गुड्स लॉस्ट हुई है, एबनॉर्मल लॉस है हमारा, यानी इन ट्रांजिट में ही थी वो लॉस्ट हो गई। तो ये हमारा गुड्स यानी इसकी एंट्री अगर हम बनाए तो इसकी एंट्री को यूं बनेगी कि एबनॉर्मल लॉस पहले डेबिट कर देंगे और अपनी इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट करेंगे। फिर जो इंश्योरेंस मिला हुआ है बैंक डेबिट हुआ है और इंश्योरेंस क्लेम क्रेडिट हुआ है। ये बीआरएस की इंफॉर्मेशन आ गई फिर से एक दफा। ये अ चेक ₹300,000 issued on 15 December against rent has not yet been presented। 300 का चेक इशू किया है यानी पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब है जो 300 का चेक है वो हमने तो दे दिया है अपने टेनेंट्स को, यानी जो लैंडलॉर्ड था या जिसको हमने देना था, लेकिन उसने अभी चेक कैश नहीं करवाया तो नॉट प्रेजेंटेड चेक हो गया। फिर whereas check from a debtor deposited 31st December amounting 3200 is not appearing in the bank statement, NC हो गया, not credited check हो गया। एक हमारे पास not presented check है, एक हमारे पास not credited checks है। ओके होगी बात। ये एनपी और एनसी एक तो ये एडजस्ट होंगे बैंक स्टेटमेंट के अंदर और दूसरा ये एडजस्ट होंगे क्योंकि जो क्रेडिटर्स की पेमेंट शो हो रही है बैंक स्टेटमेंट में, सॉरी रेंट की पेमेंट और डेटर की रिसीट की पेमेंट, उन दोनों में ये अमाउंट नहीं है तो वहां पर भी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है, कहते हैं क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली। कहता है क्रेडिटर सिर्फ चेक के जरिए देते हैं। कहता है पेमेंट्स के अंदर ये चीज इंक्लूडेड है। कहता है 48 मिलियन की पेमेंट्स है जो कि हमें मिली है 4% डिस्काउंट के बाद। ये इंफॉर्मेशन वो सिर्फ इस पर्पस के लिए दे रहा है कि जनाब डिस्काउंट रिसीव्ड की भी अमाउंट है, यानी ये 48 मिलियन है ये हमें पैसे मिले हैं नेट ऑफ 4%। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस 948 मिलियन के अंदर डिस्काउंट कितना है तो 48 मिलियन को 96 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये नेट ऑफ 4% है और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। उसकी एंट्री पास करके देख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने उसका एक तो अपने क्रेडिटर में से माइनस करेंगे और दूसरा अदर इनकम में भी इसको लिख देंगे। फिर आगे जनाब ये इंफॉर्मेशन अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है उसकी एडजस्टमेंट के। कहते हैं कि जो क्रेडिटर में पेमेंट हमने किया है ना उसके अंदर एक 1900 शामिल है, 1900, जो कि आपने सप्लायर को पिछले साल पे किया था। तो जो जिस साल की पेमेंट होती है हमें उसी साल में लिखनी चाहिए। यानी वो कहता है 1900 की पेमेंट है, वो 2016 में हमने एक अपने कस्टमर को चेक दिया था, सप्लायर को चेक दिया था, तो वो 2016 की ही पेमेंट है। लेकिन वो कहता है कि वो हमारी इस बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो क्रेडिटर की पेमेंट गिवन होगी ऊपर उसमें से 1900 माइनस कर देंगे क्योंकि लेजर के अंदर फॉर द ईयर पेमेंट आती है, पिछले साल में जो पेमेंट्स आई थी वो पिछले साल में होनी चाहिए। कहते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट हो या ना हो वो पिछले साल का मामला है। लास्ट एडजस्टमेंट आईए 16 की है। द डिलीवरी ट्रक वाज परचेज्ड ऑन 1 March 2017। prior to use the truck was repaired at cost of ₹260,000। तो मेरे भाई आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि ये जो 2,60,000 है क्या एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं। जी क्या ये एसेट के कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं। अहमद रजा कहता है नहीं बनेगा और रिजवान ने कह दिया बनेगा, सयाम ने भी कहा है बनेगा। और कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अहमद रजा ने सवाल उठाया कि इससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही। अहमद भाई आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। ये बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने जो डिलीवरी ट्रक खरीदा है वो सेकंड हैंड है, मतलब आपने सवाल नहीं किया, सवाल किया होता तो आपको पता होता। सेकंड हैंड ट्रक को बिफोर यूज लिखा हुआ है, प्रायर टू यूज,
अगर आप रिपेयर और मेंटेनेंस करवाते हो तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। रिपेयर वर्क कंप्लीट हुआ 31 मार्च को, खरीदा 1 मार्च को, रिपेयर वर्क कंप्लीट हुआ 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन 1 मार्च से लेना स्टार्ट करेंगे या 31 मार्च से? डेप्रिसिएशन किस डेट से लेना स्टार्ट करेंगे? 31 मार्च के बाद, क्योंकि जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज होता है। चले जनाब, ट्रैक सेट करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से करना है। आपने किया होगा, बिल्कुल मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल कर लिया। अब ना परसेंटेज वाला तो आज लास्ट का, मैं आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में छोटी मोटी परसेंटेज इस्तेमाल होंगी और आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है। सिंगल एंट्री के क्वेश्चन एक दफा सारे अपने हाथ से गुजारने हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लाजमी करना है बार बार, क्योंकि इसमें परसेंटेज की प्रैक्टिस है अच्छी। चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारी हिट लिस्ट पे क्रेडिटर ही नजर आ रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है। यहां से हम परचेजेस फाइंड कर लेंगे, फिर इन्वेंट्री का लेजर बनाकर वहां से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे, राइट। और यहां पर हमें क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन भी गिवन है, मतलब क्रेडिट से सीपीएस नहीं गिवन किसी भी जगह। अगर आपको सीपीएस ना गिवन हो तो फिर सेल्स डेटर से आ जाती हैं और परचेज क्रेडिटर के लेजर से आ जाती हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं वर्किंग नंबर 1 जी। आपने अगर वर्किंग की हुई है तो सिर्फ देख लीजिएगा, और अगर नहीं की तो मेरे साथ साथ बल्कि मुझसे आगे आगे आपने स्टेप लगाने हैं। वर्किंग नंबर 1 क्रेडिटर का लेजर बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1 क्रेडिटर्स। अच्छा, एक मुझे स्टूडेंट का मैसेज मिला है कि उनको आवाज नहीं आ रही। आवाज का मसला सबके साथ है या सिर्फ उसके साथ? बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो जिसको आवाज का मसला है काइंडली वो अपने आप को एक दफा क्विट करके दोबारा रीज्वाइन करे, और रीज्वाइन करने के बाद अपनी लोकेशन भी चेंज करें जहां पर उनके सिग्नल अच्छे आते हो। जी, क्रेडिटर का ब्रॉड ऑन मुझे अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। असाइनमेंट आप काइंडली सामने रखें ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी। ब्रॉड ऑन है 8500 और कैरिड ऑन है 9700। ब्रॉड ऑन है 8500, कैरिड ऑन है 8700, सॉरी 9700। जो पैसे बैंक से पे कर दिए क्रेडिटर्स को, वो है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिटर के नाम से आ रहे होंगे 87,200, 87,200। अब जरा बल्कि मैं कहता हूं 87,200 के अंदर इसके अंदर एक अमाउंट 1900 वो वाली शामिल है जो कि पेमेंट पिछले साल की है, 2016 की। एडजस्टमेंट नंबर देखें जनाब, एडजस्टमेंट नंबर 9 उसका सेकंड पॉइंट, एडजस्टमेंट नंबर 9 उसका सेकंड पॉइंट ये देखें। और यहां पर देखें पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स इंक्लूड 1900 का एक चेक है जो कि आपने सप्लायर को दिसंबर 2016 में इशू किया था। वो पेमेंट हमारे इस साल में नहीं आएगी, वो पेमेंट हमारे इस साल में नहीं आएगी। तो चाहे तो आप 8700 200 करके 1900 रिवर्स कर दें, या इधर ही 87 200 में से जो 2016 की पेमेंट है वो निकाल दें। वो इस साल की रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी बल्कि पिछले साल की रिकॉर्डिंग में आएगी। तो पिछले साल के बैलेंस से माइनस होनी चाहिए थी, इस साल के बैलेंस से माइनस नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो एक्चुअल में पेमेंट हुई है वो हुई है इसमें से 9 जी। सर जो रिवर्स करेंगे किस नाम से रिवर्स करेंगे? तो रिवर्स तो ये है ना कि आपने इस साल एंट्री पास कर दी। भला क्या एंट्री पास कर दी आपने? एंट्री पास की क्रेडिटर टू बैंक, ठीक है। अब रिवर्स करेंगे तो बैंक टू क्रेडिटर, ठीक है।
बैंक टू क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को रिवर्स कर देंगे, बढ़ा देंगे क्रेडिटर्स को वापस, यानी क्रेडिटर्स अपने क्रेडिट कर देंगे बैंक के नाम से ही। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड का जिक्र हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कहता है कि जनाब ये जो अमाउंट है आपके पास 48,000 की, ये हमें मिली है नेट ऑफ 4% डिस्काउंट। मतलब अगर मैं इस अमाउंट को 4% का नेट करूंगा तो ये 96% अमाउंट बनेगी, और डिस्काउंट की अमाउंट है 4%। तो 48,000 को 96 पे डिवाइड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड की अमाउंट आ जाएगी। और अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, डिस्काउंट रिसीव्ड की जो जर्नल एंट्री होती है, क्रेडिटर्स डेबिट होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है 2000 से। मतलब एक तो हमने अपने क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया, दूसरा यही 2000 हम अदर इनकम में भी जाके लिखेंगे, यही 2000 हम अदर इनकम में भी जाकर लिखेंगे। क्लोज कर दो जनाब। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है, बैलेंसिंग फिगर बताएं। नॉट क्रेडिट नहीं आएगा इधर, लायबिलिटी कम हो रही है। जी मेरे भाई क्या कह रहे हो? सर लायबिलिटी कम हो रही है, नॉट क्रेडिट चेक। भाई इसमें ना सर, इसमें ना लिखा 48,000 पेमेंट हुई है, तो ये भी नहीं लिखेंगे पेमेंट 48,000 डिस्काउंट के साथ, ये पेमेंट भी नहीं होगी? बिल्कुल लिखेंगे हैदर भाई, बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन वो कहता है कि वो पेमेंट्स के अंदर इंक्लूड है, इस बैंक की पेमेंट के अंदर इंक्लूडेड है, तो दोबारा लिखेंगे क्या? देखें ऊपर मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है, ये क्या लिखा हुआ है इंक्लूड को, मैंने ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स इंक्लूड 48,000। तो जो ऊपर पेमेंट क्रेडिटर को हमने की हुई है, ये देखें, ये जो पेमेंट्स की हुई है क्रेडिटर को, इसके अंदर ये इंक्लूडेड है अमाउंट, ठीक है। तो वही हमने अमाउंट 1900 माइनस करके पिछले साल वाली 85,300 है, तो क्या 48 जब उसके अंदर इंक्लूडेड है, अगर ना इंक्लूड होता तो हम बिल्कुल लिखते, क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स कम होने थे पेमेंट से। और कुछ लोगों ने एक सवाल उठाया है जिसमें बहुत मोहतरम और शरीफ इंसान भी हैं, जिसको बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, वो कहते हैं कि सर जी यहाँ पर एनसी क्यों नहीं लिखेंगे? वो अल्लाह के बंदे, नॉट क्रेडिटेड चेक डेटर हमें देता है, क्रेडिटर वाले नॉट प्रेजेंटेड चेक होते हैं। हमने क्रेडिटर को कोई चेक इशू नहीं किया हुआ जो अनप्रेजेंटेड है। आप अपनी स्टेटमेंट देख लें, वहां पर 2 चेक हैं बस, एक रेंट के बदले है जो नॉट प्रेजेंटेड है, और एक डेटर का है वो नॉट क्रेडिटेड है। 2 ही चेक्स हैं और कोई चेक ही नहीं है। और ठीक है ना, जो एनसी वाले लोग जिन्होंने सवाल उठाया है, जिसमें एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ शख्स था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दें परचेजेस की कितनी आ रही है। जी जनाब, मैसेज मिला है कि 88,500 ये हमारे पास परचेजेस की बैलेंसिंग फिगर आ गई, राइट। अब इसमें आप खुल के सवाल पूछा करें, लेकिन कुछ जो बोंगियां होती हैं, लेकिन वो भी पूछा करें, बोंगियां भी कभी कभी बंदे को सिखा देती हैं। तो मेरे पास क्रेडिटर का लेजर बन गया। अब मैं बनाने जा रहा हूं लेजर स्टॉक का, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे ज्यादा गिवन होती है वहां से चीजें जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। जी असाइनमेंट अगर आपके सामने है तो मुझे स्टॉक का कोई ब्रोडाउन बता दे। स्टॉक का ब्रोडाउन है किसी के पास असाइनमेंट? रिजवान भाई का एक मैसेज मिला है और मैं आपके हर मैसेज की रिस्पेक्ट करता हूं। रिजवान भाई ने कहा है कि सर परचेज रिटर्न भी हैं, ये देखें, तला का भी मैसेज मिला है, और ये किसके अंदर है? बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अगर कोई परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, अगर कोई परचेज, मेरी आवाज अगर आपको सही तरह से आ रही है तो आप जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट में गिवन हो, वो क्रेडिट रिटर्न्स नहीं होती, वो कैश रिटर्न्स होती हैं।
और हम क्रेडिटर का लेजर बना रहे हैं, क्रेडिटर में अगर रिटर्न्स आती हैं तो वो क्रेडिट रिटर्न्स आती हैं, कैश रिटर्न्स आती नहीं है। यानी बैंक स्टेटमेंट में है ना, बैंक स्टेटमेंट में हमने चीजें वापस करके हमारा बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये तो यानी बैंक वाली कैश पेमेंट, कैश वाली रिटर्न्स हुई हैं। और जब भी कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट में रिटर्न्स गिवन होती हैं वो होती कैश वाली हैं। और हम क्रेडिटर्स के लेजर में रिटर्न्स लिखते जरूर हैं, लेकिन वो लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिटर्न्स, कैश रिटर्न्स नहीं लिखते। हाँ, स्टॉक अकाउंट में हर टाइप की रिटर्न्स आती हैं, यहां पर आप अपनी तसल्ली कर लेना। बैंक का ब्रॉड ऑन आप लोगों ने बताया कि 12,300 है, और कैरिड ऑन का भी मैसेज मिला है कि 14,000 नहीं, कितना मिला है, कितना है स्टॉक का कैरिड ऑन, काइंडली बता दें। 14,500 ही है, 14,500। लो मेरे भाई, हमारी परचेजेज आ गई वर्किंग नंबर 1 से, और अभी हम वर्किंग 2 कर रहे हैं। परचेजेज आ गई वर्किंग नंबर 1 से, कितनी फाइंड की थी, 88,500। और यहां पर हर टाइप की परचेज रिटर्न आती है, हर टाइप की, चाहे क्रेडिट, क्योंकि स्टॉक हमारा फर्क पड़ रहा है। अब यहां पर आप लोग परचेजेज रिटर्न अपनी लिख सकते हो 2170, 2170। और एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, वो जो रास्ते में आते हुए चीजें आपकी गुम नहीं हो गई थी। एबनॉर्मल लॉस आपका कितना है, एबनॉर्मल लॉस कहां से पता चला, 5500। ये देखें, मैंने लिंक बनाया हुआ है, इसका लिंक इसके साथ देखो जरा। कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट ड्यूरिंग द ईयर। तो जनाब ये है हमारा इंश्योरेंस क्लेम। एक तो ये जितने की गुड्स लॉस हुई उतने का हमें क्लेम मिल गया, तो लॉस में 0 आएगा, क्योंकि जितनी हमारी गुड्स लॉस हुई सारे का सारा ही हमें क्लेम मिल गया। ठीक है, लेकिन स्टॉक तो हमारा गया ना, स्टॉक तो खत्म हो गया, तो हम अपना स्टॉक एबनॉर्मल लॉस से कम करेंगे। डन, खत्म होगी बातें स्टॉक से रिलेटेड। अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दें, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी मेरे भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी अमाउंट आ रही है, 78630, 78630। स्टॉक अकाउंट भी हमारा खत्म हो गया। अब बनाते हैं डेटर्स के अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। वर्किंग नंबर 3 कर लो, डेटर्स की। यहां पर हमारी परसेंटेज का इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा हमारा जो परसेंटेजेस का इस्तेमाल होगा वो यहां पर होगा। डेटर्स का लेजर बनाते हैं मेरे भाई। ब्रॉड ऑन हमारे पास डेटर्स का कितना है, हमें एक दफा फिर डेटर्स का ब्रॉड ऑन है 4400 और 5900 कैरी डाउन, 4400 और 5900। हमें डेटर्स को जो पेमेंट रिसीव की है, नूरमा का सवाल है कि सर इसमें प्रोविजन एडजस्ट करेंगे या नहीं। नूरमा हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी डेटर्स का लेजर बनता है वो हमेशा ग्रॉस पे बनता है। जब भी डेटर्स का लेजर बनाएंगे, लेजर बनती है यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम नेट डेटर्स का चेंज लेते हैं अक्सर, और जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखते हैं तब भी नेट डेटर्स लिखते हैं। लेकिन जो हमारा डेटर्स का लेजर बनता है, नॉर्मली डेटर का लेजर जो बनाते हैं वो हमेशा ग्रॉस पे बनता है, और उसने बताया भी ग्रॉस पे हुआ है। उसने साथ ब्रैकेट में अगर आप देखो तो उसने लिखा हुआ है कि ये ग्रॉस है। ठीक है,
लेकिन जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लाएंगे। चलें जी, अब आते हैं जनाब, हम पेमेंट कितनी ली है अपने डेटर से। अपने डेटर से पेमेंट कितनी ली है, यहां पर लिखा हुआ है कारपोरेट कस्टमर से आपने 34,240 रुपए रिसीव किए। 34,240। यहां पर एक चेक ऐसा है जो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ था, हालांकि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा, हालांकि हमने पैसे वो रिसीव कर लिए हैं। वो कितनी अमाउंट है, नॉट ये 3200 की पैसे रिसीव कर ली, यानी चेक हमारे पास है लेकिन हमारे बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, लेकिन डेटर तो हमारे कम हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है बैड डेट्स, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बैड डेट्स की अमाउंट उसने कितनी लिखी हुई है, ये आ गई बैड डेट्स की अमाउंट, मिल गया 260,000। बैड डेट्स की अमाउंट कितनी आ गई, 260,000 मिल गई। फोर्थ पॉइंट के अंदर है जहां पर उसने कहा जी 4% मैं प्रोविजन लेता होता हूं, तो वहां पर ही हमारे पास अमाउंट आ गई 260,000। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाए जी जनाब, 39,200 हमारी बैलेंसिंग फिगर। सर यहाँ से का काम शुरू होने लगा। जी, एक सवाल, एक मुझे मिला है, मैसेज मिला है कि सर अगर बैड डेट्स राइट ऑफ हो जाए तो क्या करते हैं, और अगर बैड डेट्स राइट ऑफ करने हों तो क्या करता है। अगर बैड डेट्स करने हों या हो चुके हों, यहां पर बैड डेट्स आने ही आने हैं। एक बात, चाहे हो चुके हों चाहे अभी आपने करने हों। हाँ, अगर बैड डेट्स पहले राइट ऑफ हो चुके हैं तो सिर्फ यहां पर आएगा और उधर बाकी एक्सपेंस में चला जाएगा, लेकिन अगर करने हों तो कैरी डाउन से भी माइनस करके लिखते हैं। अगर वो लिखता है ना कि बैड डेट्स हैव टू बी रिटर्न ऑफ, तो फिर कैरी डाउन से भी माइनस करेंगे क्योंकि वो अभी तक माइनस नहीं हो चुके, और ऊपर हम डेटर्स के लेजर में भी लिखेंगे। लेकिन अगर वो कह देता है कि बैड डेट्स राइट ऑफ हो चुके हैं, तो फिर दोबारा कैरी डाउन से माइनस नहीं करते। तलहा भाई का भी एक सवाल आया है कि सर जी प्रोविजन एडजस्ट का एक बार दोबारा बता दें। तलहा भाई, प्रोविजन को हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर एडजस्ट करेंगे, डेटर्स के लेजर में उसकी जरूरत नहीं होती प्रोविजन की। ठीक है, अब हमारी क्रेडिट सेल्स आ गई। अतीक भाई का सवाल है कि सर अगर हमें नेट डेटर्स गिवन हो, बिल्कुल अगर नेट डेटर्स गिवन हो और प्रोविजन भी बताई हो तो हम ग्रॉस करेंगे डेट लेजर बनाने के लिए। अब आ जाए जनाब, हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं, क्रेडिट सेल्स हैं हमारी 39,200। ठीक है, अब आ जाए, अपनी असाइनमेंट सामने रखें जरा काइंडली, और ये पहला पॉइंट पढ़े, यहां से हमारी सेल्स निकल आएंगी। कहते हैं 60% आपकी जो सेल्स हैं वो कैश सेल्स हैं। इसका मतलब है जो क्रेडिट सेल्स हैं वो हमारी 40% है, और ये जो 40% है ये हमने 2% डिस्काउंट पे बेची हुई है, लिस्ट प्राइस के डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिस्ट प्राइस वाली अमाउंट फाइंड करना चाहूं तो वो कोई और है। हाँ, दोनों अगर लिस्ट प्राइस डिस्काउंट पे बेचते ना फिर कोई मसला नहीं था। क्रेडिट सेल्स हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं और कैश सेल्स हम लिस्ट प्राइस पे कर रहे हैं।
राइट। तो सबसे पहले आप एक काइंडली काम कीजिए कि इसकी, ये तो डिस्काउंटेड प्राइस है, ये क्या है, ये हमारा आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट है, आफ्टर डिस्काउंट, और डिस्काउंट कितना है 2%। मैं चाहता हूं कि अगर इसकी लिस्ट प्राइस होती तो कितनी होती, 39200, ये 2% के बाद अमाउंट आई है तो ये कितने फीसद है, 98%, और हमें चाहिए इसका 100% जो कि 40,000 है। मतलब आप 40,000 का 2% लेकर माइनस करोगे तो ये 39,200 ही आएगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो फिर हमने 40,000 क्यों निकाला, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, हमने 40,000 इसलिए निकाला है ताकि हमारे पास कैश सेल्स आ जाएं। ये है 40%, ये कितने परसेंट है, 40%, और हमें 60% चाहिए। 60% क्या चीज है भला, कैश सेल्स। जो 40,000 है ये क्रेडिट सेल्स है जो कि 40% है, 40% क्रेडिट सेल्स हैं, 60% कैश सेल्स हैं। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, मतलब जो अमाउंट गिवन है वो कितने परसेंट है, 40%। हमें कितने परसेंट चाहिए, 60%। तो डिवाइड करके बता दें तो आपके पास जो कैश सेल्स की अमाउंट आ रही है दैट इज 60,000। अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता है पहले क्या आएगा, टोटल सेल्स आ जाएंगी लिस्ट प्राइस के ऊपर, टोटल सेल्स आ जाएंगी लिस्ट प्राइस के ऊपर, फिर उसके पे उसमें से 2% डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेल्स आ जाएंगी। तो लेकिन अब हमारे पास जो सेल्स आ गई जनाब, जरा गौर फरमाइएगा, टोटल सेल्स 39200 हैं कैश से क्रेडिट सेल्स, और 60,000 है हमारी कैश सेल्स। टोटल को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल 99,200 आ गई टोटल सेल्स। दोबारा एक दफा सुन लें ताकि थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और हो जाए। हमारे पास क्रेडिट सेल्स 39,200 है, लेकिन 2% डिस्काउंट के बाद मैंने पहले इसकी लिस्ट प्राइस फाइंड की कि ये एक्चुअल में इसकी प्राइस कितनी थी, तो ये 98 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दी। मेरे पास 40,000 आ गई लिस्ट प्राइस क्रेडिट सेल्स की, वहां से मैंने 60% फाइंड कर लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि कैश सेल 60% है। तो ये मेरे पास कैश सेल्स आ गई, क्रेडिट सेल्स 40,000 नहीं है, वो 39,200 ही है, उसकी लिस्ट प्राइस 40,000 थी, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया 99,200 टोटल सेल्स। लो मेरे भाई, जो सबसे बड़ा टारगेट होता है ना सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करना, वो हमने अचीव कर लिया। पेपर में भी ऐसा ही है कि जिस बंदे ने सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लिया वो बंदा मोर देन 50% मार्क्स रिकवर भी कर लेता है। आगे सर एक सवाल दोबारा है कि ना, क्या कह रहे हो, आपने कैश सेल निकालने के लिए लिस्ट प्राइस पे निकालने की जरूरत क्या थी, कैश सेल निकालने के लिए? हाँ हैदर भाई आपने सवाल नहीं देखा, कैश सेल्स की लिस्ट प्राइस पे थी इसलिए लिस्ट प्राइस की जरूरत फील हुई। अगर कैश सेल्स भी डिस्काउंट पे होती तो तब ना जरूरत पड़ती। हमने 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश एट लिस्ट प्राइस। ओके सर, ठीक है। जी जिशान ने कहा कि हमें कैसे पता चला कि वो 2% डिस्काउंट पे हैं। जिशान भाई अंग्रेजी पढ़ो, आगे पढ़ो। रिमेनिंग गुड्स आर, असाइनमेंट सामने है ना, रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट 2% ऑफ लिस्ट प्राइस। बात समझ लगी कि कैसे पता चला है कि क्रेडिट सेल्स डिस्काउंट पे हैं, वो क्वेश्चन के अंदर समझ आ सब कुछ गया, पता है। लेकिन ये नहीं जी समझ आई कि वो मतलब वो पहले ही डिस्काउंट हो गया, ये अमाउंट है 39,200, आप वो मुझे तो ये पता है बताएं, सर 2% डिस्काउंट। ठीक है आप मुझे ये बताएं, खुद बताएं, आप समझदार बंदे हो,
कि हम अपनी बुक्स के अंदर जो ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट है नेट करके लिखते हैं या डिस्काउंट के साथ लिखते हैं? हमारी बुक्स के अंदर कभी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, नेट करके लिखते हैं, वो अमाउंट नेट है। ठीक हो गया सर, लग गई समझ। ठीक है, चले जी, बस खत्म होगी। अब जो मेन बातें हैं वो अब खत्म होगी, बाकी छोटी छोटी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। मेरे पास सेल्स आ गया, वर्किंग से वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे ना, जिस वर्किंग से आपने सेल्स फाइंड की है 99,200 था। और मैं बार बार कह रहा हूं वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना, क्योंकि मेन वहां से ही सब कुछ क्लियर होना है उसको। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, इसकी भी वर्किंग का रेफरेंस दे देना कि वो कौन सी वर्किंग है जहां से आपने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड किया। 78630 शायद आपने फाइंड किया था, 78630। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया फाइंड की करो जरा, 99,200 माइनस 78630 कर दो भाई, या अभी कुछ नोट कर रहे हो? 20570। अब आगे लेस अदर एक्सपेंसेस ऐड अदर इनकम वो करेंगे, तो पहले अदर इनकम ऐड कर लेते हैं। नूरमा ने कहा है कि सर आपने सेल्स आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का इफेक्ट कहां पे लिया है? आप इन्वेंट्री का लेजर देखें, वहां पर आपको इफेक्ट मिल जाएगा। इन्वेंट्री के लेजर में देखें, आपको इफेक्ट मिल जाएगा। उसकी एंट्री पास हुई हुई है बैंक डेबिट, और वो बैंक में डेबिट हो चुका है, और इन्वेंट्री क्रेडिट, और इन्वेंट्री में हमने क्रेडिट किया है, यानी बैंक डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इन्वेंट्री के लेजर में हमने नजर आया, इन्वेंट्री के लेजर अगर आपने बनाया है, ये देखिए, ये 2170 जो आ रहा है। सेल्स में रिटर्न आउटवर्ड, नूरमा कैसी बातें करने लगे? सेल्स रिटर्न इनवर्ड होता है, और वो डेटर में आता है। सेल में से भी माइनस करेंगे, डेटर में से भी माइनस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड है ही नहीं। ऐड हमने किया अदर इनकम, क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम बताई हुई है, क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम बताई हुई है। एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो जो 48,000 के ऊपर आपको मिला था 2,000, और एक डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड है, डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड, वो क्वेश्चन के अंदर बताए हुए हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि बैंक में जो चीज डेबिट हो रही है मतलब पैसे आ रहे हैं। पहले आपने कोई खर्चा किया था, उसमें से 330 रुपए आपको वापस मिल गए। इंश्योरेंस आपको 5500 की मिल रही है। अब इंश्योरेंस नुकसान भी 5500 का हुआ, इंश्योरेंस भी हमें 5500 की मिल गई, तो हमें कुछ लिखना चाहिए, या लिखेंगे तो दोनों लिख दो, 5500 इनकम में भी लिख दो और 5500 एक्सपेंस में भी लिख दो एबनॉर्मल लॉस में, और अगर नहीं लिखने तो फिर ना लिखो, दोनों ही ना लिखो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब शो करना है तो कर दो। 2330 अगर शो करना है, कैसे करना है, क्योंकि हम नेट करके लिखते होते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। लेस अदर एक्सपेंसेस पे आ जाओ, अदर एक्सपेंसेस में हम चलते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं सबसे पहले, ये बाद में करते हैं, पहले छोटी छोटी चीजें कर लें। प्रीपेड रेंट का लेजर बना लो और एक्रूड सैलरी का लेजर बना लो, प्रीपेड रेंट का और एक्रूड सैलरी का। रेंट वर्किंग कर लो, इसकी वर्किंग का नंबर भी देंगे जो आपका वर्किंग का होगा, और सैलरी आ जाए जरा। रेंट प्रीपेड है, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि रेंट प्रीपेड का ब्रॉड डाउन कितना है और कैरी डाउन कितना है,
145 और 180, ब्रॉड ऑन है 145 और कैरिड ऑन है 180। डन। उसके बाद पेमेंट कितनी की है? पेमेंट कितनी की है वो बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगी। रेंट के बदले आपने पेमेंट की है 2100 और एक चेक आपका जो रेंट आपने पे किया था 300 का इशू तो कर दिया था, दे तो दिया था, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर रेंट की अमाउंट गिवन है उसके अंदर ये 300 शामिल नहीं है, लेकिन हमने तो पेमेंट कर दी है, हमने एंट्री पास कर दी है रेंट टू बैंक, बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये 300 भी हम लिखेंगे। एक तो बैंक के नाम से 2100 अमाउंट है और एक अमाउंट है नॉट प्रेजेंटेड, वो भी बैंक के नाम से ही आती है 300। वैसे लिखने की हद तक हम लिख देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक। सॉरी, ये पेमेंट की है, ये इस साइड पर आएगी दोनों चीजें। बैंक, क्योंकि हम रेंट का लेजर बना रहे हैं तो बैंक हमारा क्रेडिट होना था, तो बैंक क्रेडिट करो, रेंट डेबिट करो, तो नॉट प्रेजेंटेड 300। ठीक है जनाब। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट जा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2365 हमारी बैलेंस शीट फिगर है। रेंट आ गया हमारे पास 2365। डन। एक्रूड सैलरी का भी लेजर बना लेते हैं, वो तो छोटा सा ही लेजर बनेगा। एक्रूड सैलरी हमारे पास ब्रॉड ऑन कितना है एक्रूड सैलरी का? ब्रॉड ऑन कितना है जी? 460 और कैरिड ऑन कितना है? 310। 460 और 310। बैंक से पेमेंट कितनी कर रहे हो सैलरी के नाम से? बैंक से पेमेंट कितनी हो रही है? 6500 बैंक से हो रही है, कैश से हो रही है? सैलरी कैश से हो रही है, कैश लिखेंगे, कैश 6500। क्लोज कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिगर आ जाएगी 6350। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर 6350। डन। अब वो तमाम एक्सपेंसेस जिसका ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन गिवन है वो हमने लिख लिया, बाकी एज इट इज लिख लो। यूटिलिटीज 1400 एज इट इज आएगा, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। यूटिलिटीज 1400 एज इट इज आएगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी हमारे पास। रेंट रेट हो गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये कैपिटलाइज होगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये सेकंड हैंड हमने खरीदा था ट्रक, ये हमने सेकंड हैंड ट्रक खरीदा था, लेकिन आप देखते हैं कि यही अमाउंट है या कोई और है? नहीं, उसकी अलग से बताई हुई है, उसका अलग से बताया हुआ, तो ये आएगा उसका अलग से नीचे बताया हुआ। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस नॉर्मल है 2800 बैंक से पे किया, 500 कैश से पे किया, तो दोनों एक्सपेंस है हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लेकिन इसमें जरा गौर फरमाए वो क्या कह रहा है, एंड पे आ जाए। कहते हैं कि द ट्रक वाज रिपेयर्ड एट कॉस्ट ₹260, द रिपेयर वर्क द अमाउंट is included in payment of repair and maintenance above।
ये 260 ऊपर शामिल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो हमने ट्रक की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई है, वो हमारी ट्रक की कॉस्ट को चार्ज होगी, एक्सपेंस में नहीं आएगी। ओके, तो जो हमने फिर क्या कितने लिखे, 2800 प्लस 500 माइनस 260, 2800 प्लस 500, ये हमने पेमेंट टोटल की। इसके अंदर 260 रुपए ट्रक की रिपेयर वाले शामिल हैं, वो माइनस कर दिए। कितनी अमाउंट आ रही है, 3040। बैड डेट्स भी क्वेश्चन के अंदर बताए हुए थे, क्लियर 260 जो हमने डेटर के लेजर में लिखे थे बैड डेट्स। अब आ जाए एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड, सिर्फ डेप्रिसिएशन का इफेक्ट रह गया, बाकी हमने ऑलमोस्ट चीजें कर ली हैं। मिसलीनियस एक्सपेंस रह गया, वो आप लिख लो, मिसलीनियस एक्सपेंस कितनी अमाउंट है, 1300। और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था वो आप चाहे तो इकट्ठा लिख दो, जो एबनॉर्मल लॉस है लिखने की हद तक लिख लेते हैं। 5500 का लॉस हुआ, 5500 की इंश्योरेंस मिल गई, 5500 का स्टॉक था, 5500 की इंश्योरेंस मिल गई, तो हमारा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ। डन होगी बात। उसके बाद चलते हैं हम, दो चीजें रह गई, एक लिख लो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और एक लिख लो डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ जरा, एक स्टूडेंट का मैसेज मिला कि सर जी जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो फिर भी सही नहीं होता। ये प्रैक्टिस हम सही करने के लिए नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने मैक्सिमम नंबर हम ले सकते हैं उसके लिए। मतलब 20 नंबर का अगर ये सवाल आता है, हमने 10 नंबर क्रॉस करने हैं किसी भी सूरत में, और वो प्रैक्टिस से हम हेल्प हो जाएगी। इतनी एक प्रैक्टिस करने से सारा 20 नंबर की प्रैक्टिस तो बहुत मुश्किल हो जाएगी कि हाँ कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सारा ठीक हो जाए, समझ लग जाए, लेकिन सिर्फ 20 नंबर के लिए हम करते क्या है कि सवाल हम शुरू कर पाए और एंड कर पाए। इतना अगर हम कर लेते हैं ना तो ठीक नहीं होता सवाल, तो हम 10 से ज्यादा नंबर ले पाएंगे। ठीक है, चलें जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और डेप्रिसिएशन की। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का लेजर बना लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स तो हम लेने लिख दिए हैं, इसलिए अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे लिखना चाहते हो इकट्ठे लिख लो। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। जी जनाब, बताएं प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना है। ओपनिंग डेटर्स का 4% ले लो, ओपनिंग डेटर्स का 4% ले लो, ओपनिंग डेटर्स का 4% ले लो, और क्लोजिंग डेटर का भी 4% ले लो। जी 176 आ रहा है ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना आ रहा है, ये ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है 236। जो डिफरेंस है वो भी बैड डेट्स के नाम से आता है, जो डिफरेंस होता है वो भी किस नाम से होता है, बैड डेट्स के नाम से। कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है प्रोविजन का, 60। तो चाहे 60 इसमें ऐड करके लिख दो इधर ही 260 के अंदर, या 60 अलग से लिख दो, एक ही बात है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से लिख दो, या यही 60 इसमें ऐड करके, क्योंकि आई कैप ने अपने सोल्यूशन में इन दोनों को प्लस करके लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो जाए कि 260 और 60 ऐड करो तो 320 बनता है। तो 260 चाहे आप ऐड करके लिख दो, या 260 का उधर प्रोविजन के अकाउंट में लेजर के अंदर इसका इफेक्ट ले लो, वो आपकी अपनी मर्जी है। हाँ
कुछ लोगों ने इंट्रो में कुछ इस अंदाज में पढ़ा हुआ है, अगर उस अंदाज में पढ़ना चाहते हो तो ये भी जरा गौर फरमा लो कि हम बैड डेट्स इधर लिख देते थे। अगर बैड डेट्स आप यहां पर लिखोगे तो डायरेक्टली यहां पर 320 आ जाएगा। बैड डेट्स अगर साथ मिला के लिखने हैं तो भी लिख सकते हो, बैड डेट्स अलग लिख दो, प्रोविजन अलग लिख दो, फिर भी ठीक है, जिस अंदाज में मर्जी लिख लो। अगर आप लोग उधर लिखोगे तो फिर यहां पर डायरेक्ट 320 लिख दोगे, ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर बैड डेट्स अपने लेजर में लिख लो तो तब आपने इधर डायरेक्ट 320 लिख देना है, और अगर वहां पर आपने अलग अलग लिखना है वो आपकी अपनी मर्जी है। अब सिर्फ डेप्रिसिएशन रह गया। डेप्रिसिएशन इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है, दो एसेट हैं। अब मुझे ये बता दें काइंडली कि फर्नीचर एंड फिटिंग की कॉस्ट आपने फाइंड करनी है, और ट्रक की कॉस्ट मैं बता देता हूं। ट्रक खरीदा कितने का था? ट्रक 2300 का, और उसमें 260 ऐड करते हैं। कहते हैं 1 जुलाई 2015 को फर्नीचर आपने 100 का खरीदा था। 1 जुलाई 2015 को फर्नीचर कितने का खरीदा था? 100 का। पहले हमारा ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2015 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? फर्नीचर एंड फिक्सचर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5%, तो इसका 5% लिया 6/12 के हिसाब से तो 2.5 आ गया। 97.5 हमारे पास वैल्यू बच गई। फिर 31 दिसंबर 16 को फिर डेप्रिसिएशन ली 5% पूरी, ठीक है। तो 97.5 मल्टीप्लाइड बाय 5% करोगे तो डेप्रिस, क्योंकि सॉरी 100 की डेप्रिसिएशन लेनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 5 आएगी। 100 का 5% लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 92.5। अब लोगों ने सवाल नहीं किया, अगर करते ना तो अगर मैं कहीं गलती करने भी लगूं तो आप बोल देते। अब ले लगता है सवाल ही नहीं किया जी। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, कितनी अमाउंट आ रही है आपके पास साल के शुरू में? 10175। 10175 कितने फीसद है? 92.5। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी अमाउंट आ रही है? 10175 डिवाइडेड बाय 92.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितनी अमाउंट आ गई? 11,000। अब 11,000 का हम 5% लेंगे, 11,000 का हम 5% लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कॉस्ट आ गई है, तो हमारे पास कितना आ गया? 550। क्लियर? अब मुझे बताएं ट्रक की। ट्रक की पेमेंट की हुई है आपने 2300, 2300, और इसके अंदर 260 2300 प्लस 260 2560 का ट्रक है हमारा, 2560 का। मल्टीप्लाई हम करेंगे, उसकी रेट है डेप्रिसिएशन का 12.5%। 12.5% मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम की डेप्रिसिएशन आएगी? 9/12। कितने के साथ टाइम की डेप्रिसिएशन आएगी? 9/12। अमाउंट बता देता है जरा कितनी आई है? जी जनाब, 202560 मल्टीप्लाइड बाय 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 240।
और अगर टोटल डेप्रिसिएशन करो तो ये बन जाती है 790। अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन करें 550 प्लस 240 वो बन जाएगी 790। लो जनाब, अब आप मुझे काइंडली अपने एक्सपेंसेस का टोटल करके बता दें। यहां से शुरू हो जाओ 2365 प्लस 6350 प्लस 1400 प्लस 3040 प्लस 320 प्लस 1300 प्लस 790 15565 15565 आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करो और एक्सपेंस माइनस करो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम प्लस कर दो और अदर एक्सपेंस माइनस कर दो, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नहीं, ये कौन बता रहा है? नेट प्रॉफिट आ रहा है 7335। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7335। जी जनाब, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरी होगी। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इतनी बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक चीज समझाने वाली है, बाकी सारी चीजें इजी टू अंडरस्टैंड है। सिर्फ एक चीज बताने वाली है। आ जाए जरा, ओपनिंग कैपिटल की वर्किंग थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान करे, बाकी चीजें आसान है। और मैं आपको एक वैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अगर बाकी चीजें आपकी सारी ठीक हैं तो आप ओपनिंग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर के तौर पर भी ले सकते हो। मतलब नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, सारी चीजें लिख लें तो जो ओपनिंग कैपिटल आएगा वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर लिख लें, दोनों को बराबर करके, फिर तो बैलेंस शीट आपकी हमेशा टैली आएगी। सबसे पहले हम एक कैश अकाउंट छोटा सा बना लें ताकि हमें ड्राइंग्स का पता चल जाए। वैसे तो जल्दी में हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा कैश अकाउंट बना लेते हैं। जी, ब्रॉड ऑन मेरा गिवन है, कैरिड ऑन भी गिवन है। कोई बता दे ब्रॉड ऑन कितना है? कैश का ब्रॉड ऑन कितना है? कैश इन हैंड। अब किधर चुप हो गए हो सारे, क्या बात है, थक गए? 750 और 430। 750 430 कैश की पेमेंट उसने हमें बता दी है। ये एक सैलरी पेमेंट की है और रिपेयर की पेमेंट की है। सैलरी और रिपेयर। सैलरी कितनी पे की है मेरे भाई? 6500 और रिपेयर पे किया है 500। कैश सेल्स से जो पैसे आए हैं वो कितने थे भला? 60,000 शायद। कैश सेल से कितने पैसे आए थे? 60,000। वो जो निकाले थे। बैंक में कितने पैसे जमा करवाए और कितने पैसे निकलवाए? जो पैसे निकलवाएंगे वो बैंक स्टेटमेंट से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पैसे डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में और ये पैसे निकलवाए हैं बैंक से। जो पैसे निकलवाए हैं बैंक कैश डेबिट हो गया 6320 से, और जो बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं वो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा 56380। 56। लो जनाब, टैली कर लो, जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी दैट इज ड्राइंग्स। श्याम ने फाइंड किया, कहता है 3260।
जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट इज ड्राइंग्स। ओके होगी बात। अब सिर्फ एक वर्किंग रह गई, बाकी सिर्फ हमने अमाउंट्स लिखनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ओके है हमारे पास, सिर्फ एक अमाउंट रह गई, वो आप काइंडली लिख लीजिए। आदिल भाई क्या पूछना चाह रहे हो? आपका मुझे बस क्वेश्चन मार्क ही मिला है, पूछना क्या चाह रहे हो? हाँ जी, आप अकाउंट ना बनाओ, आप कैलकुलेटर पे नेट करके भी ले सकते हो। ओपनिंग कैपिटल पहले आप लिखवाएं ऑल ओपनिंग एसेट्स कौन कौन से, ऑल ओपनिंग एसेट्स। जी हाँ जी, आप नेट करके लिख सकते हैं आदिल भाई, जो आप पूछ रहे हैं वो नेट कर, बल्कि बेहतर है लिख दिया करो, क्यों ऐसी टेंशन ले रहे हो जी। यहाँ पर मुझे ओपनिंग एसेट्स की इंफॉर्मेशन एक तो ये बताई हुई है, ठीक है। फर्नीचर है 10175, 10, बल्कि अपना कैलकुलेटर निकाले उधर ही प्लस करते हैं जी। 10175 स्टॉक इन ट्रेड 12,300 प्लस ट्रेड डेटर्स हमेशा नेट लेते होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर ट्रेड डेटर्स नेट लेते होते हैं हमेशा। तो 4400 में से ओपनिंग प्रोविजन माइनस करके लेंगे। 4400 की प्रोविजन कितनी निकाली थी आपने, याद होगा आपको, माइनस इसका 4%, कितनी ली थी, को याद है प्रोविजन कितनी ली थी? 4180 दोबारा ले लो 176। तो इसमें से 176 लेकर अमाउंट ऐड करेंगे, या 4400 प्लस कर लो, 176 माइनस कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फिर प्रीपेड रेंट प्लस कर देंगे, कैश इन हैंड प्लस कर देंगे, क्रेडिटर्स माइनस कर देंगे, एक्रूड सैलरीज माइनस कर देंगे। अब साथ एक अपनी तरफ से अपनी किसी एक जगह पर इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखो। मोस्ट ऑफ द केसेस होता क्या है, पहले सुन लो बाद में लिखना। मोस्ट ऑफ द केसेस कि जब हम ओपनिंग कैपिटल लेने लगते हैं ना, हम इस लिस्ट को कंसीडर करते हैं, कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लेना भूल जाते हैं ओपनिंग। ये बात नोट करके लिखनी है कि जब भी कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट अलग से बताई हो तो हम ये लाजमी कंसीडर करेंगे कि उसका बैलेंस हम ले रहे हैं या नहीं। तो ये बैंक का भी तो ओपनिंग बैलेंस है ना। अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी ऐड करेंगे, लेकिन कितनी अमाउंट से, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। यहां पर बैंक का ओपनिंग बैलेंस करेंगे जनाब 9800 माइनस 1900। ये 1900 कौन से वाला है भला? ये 1900 वो अमाउंट है जो 2016 में पे की थी, लेकिन हम इस साल की इंफॉर्मेशन में रिकॉर्ड की थी, तो वहां से निकाल के पिछले साल की पेमेंट में से माइनस करेंगे। इस साल की पेमेंट से हमने निकाल दिया, पिछले साल के बैलेंस में से माइनस किया, तो 9800 पिछले साल का ही तो बैलेंस है, तो 2016 के बैलेंस में से माइनस किया, इस साल की पेमेंट से इसको निकाल दिया था। तो 9800 में से 1900 माइनस करो, जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में ऐड करेंगे। 9800 माइनस 1900 7900, ठीक है। और 4400 माइनस 176 डेटर की अमाउंट हम जो ऐड करेंगे वो है जनाब 4224, 4224। खत्म होगी बात। कैपिटल कितना है आपका ओपनिंग, कोई किसी ने अगर फाइंड किया तो ओपनिंग कैपिटल कितना आया?
यानी जिस चीज के साथ मैंने प्लस लिखा है वो प्लस कर दो, जिसके साथ माइनस लिखा है ये भी प्लस होना है। 26532 26534 डन। अब हमारी चीजें सारी कवर हो गई। अब हमने सिर्फ चीजें लिखनी हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फर्नीचर अपना, सॉरी, अब तनवीर के अलावा बाकी सबको ही ये फॉर्मेट बनाना आता है। तो सबसे पहले जनाब ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इसके अलावा अब सवाल अच्छे कम ही आएंगे आपको, यानी वो इतनी जल्दी वो सवाल जल्दी हो जाने वाले होंगे। गलती हर सवाल में होगी, परेशानी होना, गलती हर सवाल में होगी, लेकिन गलती छोटी होगी। बड़ी गलतियों वाले सवाल हमारे हो चुके हैं। तो जनाब पहले नॉन करंट एसेट लिख लो, नॉन करंट एसेट्स फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिटिंग। वो जनाब हमारे पास उसकी बुक वैल्यू पड़ी थी 10175 और उसमें से 550 के साल की डेप्रिसिएशन आ गई। 10175 की अमाउंट से अगर आपने 11,000 में से डायरेक्ट माइनस करना है तो फिर हमें पिछले 1.5 साल की डेप्रिसिएशन भी साथ ही माइनस करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू से इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो भी बुक वैल्यू आ जाती है। इतनी अमाउंट आ गई 9625। फिर ट्रक आपके पास है 2560 का था और उसके ऊपर 240 डेप्रिसिएशन आ गई। 2560 का ट्रक लिया था हमने और जिसके ऊपर 240 डेप्रिसिएशन आ गई थी, तो माइनस किया 2320। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट्स आ गए 11945। ये हमारे पास नॉन करंट एसेट आ गए। करंट एसेट लिख लो। सबसे पहले स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है। कितनी अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक की थी? शायद 14,500 थी। उसके बाद डेटर्स हैं, लो मेरे भाई, डेटर्स की क्लोजिंग अमाउंट हमारे पास गिवन थी 5900 और इसमें से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर देंगे, शायद 236 आई थी। क्लोजिंग डेटर्स में से क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर देंगे क्योंकि यहां पर हमने लिखने होते हैं नेट डेटर्स 5664। डन। उसके बाद हमारे पास एक प्रीपेड रेंट है, कैश और बैंक है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट की अमाउंट कितनी गिवन थी? 180। कैश आपको पता है हमारे पास 430 है। मैंने क्वेश्चन अपने सामने रखा हुआ है, आप भी अपने सामने रखें। बैंक के लिए हमें फिर वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि बैंक का बैलेंस है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आप देखें कि बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस लिखा हुआ है, कितना कैरिड ऑन था बैंक का? 5000। क्रेडिट बैलेंस है एनपी और एनसी। एनपी 300 का है जो कि डेबिट होता है और एनसी कितना था? 3200 का, वो क्रेडिट होता है। तो जनाब क्रेडिट वाली बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस माइनस कर देते हैं और क्रेडिट बैलेंस ऐड कर देते हैं, तो अमाउंट बताए कितनी आ गई? 5000 में 300 माइनस कर दो, 3200 ऐड कर दो, 7900। क्या किया आपने? जी क्या पूछना चाह रहे हो? ये जो बीआरएस बनाई है, बीआरएस में करते क्या है कि बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें सारे क्रेडिट वाले, क्योंकि नॉट प्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिट होता है और नॉट क्रेडिट हमेशा क्रेडिट होता है।
डिपेंड करता है ये बैलेंस कौन सा है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट माइनस क्रेडिट ऐड, और अगर ऊपर वाला डेबिट बैलेंस मिलता है आपको, ओवरड्राफ्ट मिलता है बैंक स्टेटमेंट का, तो फिर हमने डेबिट प्लस कर देंगे और क्रेडिट माइनस कर देंगे। जी जनाब जल्दी करें, नमाज का वक्त हो गया। टोटल किसी ने किया तो बता दे काइंडली। 28674 दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास 40619 अमाउंट आ गया, 40619 राइट। अब आपके पास बाकी यहां पर हमने फाइंड कर लिया काइंडली, बस 2 मिनट चाहिए होंगे आपके। कैपिटल हमने अभी फाइंड किया है 26534 से, एंड हम कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमने फाइंड किया था 7335, लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने की थी 3260, इक्विटी आ जाएगा हमारे पास 30609 इक्विटी। और लायबिलिटी के अंदर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स गिवन थे हमारे पास शायद 9700 कैरिड ऑन था, और सैलरी है अक्रूड 310 से, इसका टोटल किया तो 10,010 आ गया। टोटल कर लें तो 40619 ये हमारे पास बैलेंस आ गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल संडे है तो कल हमारी क्लास नहीं होगी, इसलिए आप अपनी तैयारी रखें मॉक की, मिड मॉक की, जिसमें आपका ये टॉपिक मैं भी कोशिश करूंगा कि अच्छा सा सवाल उठा के आपको दूं, ताकि जिसमें परसेंटेज और अकाउंट्स दोनों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और थोड़ा सा दिल से पढ़ने की कोशिश करें। आप अवॉइड करते हो स्टडी से, इसका खतरनाक नतीजा निकलता है। ठीक है, ओके जी, नमाज पढ़ें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।